हाँ तो फ्रेंड, आज हम जो है आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा रूल पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम जो है इन्फिनेटिव है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिएगा। मैं अभी लिख रहा हूँ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। जैसे थोड़ा एग्जाम्पल देखिएगा। झूठ बोलना पाप है, पहला सेंटेंस। अब इसी की अंग्रेजी बनाना है। थोड़ा देखिए कैसे बनेगा। झूठ बोलना पाप है, इसकी अंग्रेजी होगी टू टेल अ लाई इज सिन। देखिए, टू टेल मतलब झूठ बोलना, टू टेल अ लाई झूठ बोलना, इज मने है, सिन मने पाप। क्या पता चला आपको कैसे बनाएगी? टू टेल लगा यहाँ पर, तो आखिर में टू क्यों लगा यहाँ पर? व्हाट इज द रीजन? ये टू क्यों लगा? इसलिए यहाँ पर जो टू लगा है, यही टू जो है मेन वर्ब के पहले आकर के इंफिनिटी बना रही है। तो आज हम जो है स्टूडेंट्स आप लोग के सामने आज इसी इन्फिनेटिव की चर्चा होगी, जो कि ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ही काम करती है। देयर इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्फिनेटिव फॉर मेकिंग ट्रांसलेशन। तो चलिए हम आपको आज शुरू कर देते हैं। यही नियम हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव ये है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स देख लीजिए आप। इन्फिनेटिव है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसके जन्म और कर्म के बारे में मैं बता देता हूँ। जन्म हुआ कहाँ से? इन्फिनेटिव का जन्म मित्रों जो है ये मेन वर्ब से हुआ है। मेन वर्ब से ही जन्म हुआ है। लेकिन मेन वर्ब से हुआ, लेकिन कैसे हुआ मैं आपको फोटो बना के दिखा देता हूँ। थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा फोटो। सबसे पहले फोटो बनेगा वर्ब का। वर्ब माने आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्रिया होती है। वर्ब का मतलब क्या होती है? क्रिया। इसी वर्ब के दो पार्ट हैं, आप जानते हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मेन वर्ब। क्लियर? एक होती है हेल्पिंग, एक होती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के दो पार्ट हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। मित्रों क्लियर? फोटो देख लिया? मेन वर्ब के दो पार्ट आप जानते हैं अच्छी तरह से, हर छात्र जानते हैं। एवरी स्टूडेंट नो व्हाट इज द मेन वर्ब। जैसे गो मैंने जाना, रीड मैंने पढ़ना, लिसन मैंने सुनना, जंप मैंने कूदना, ये सब मेन वर्ब है। तो इस मेन वर्ब की दो कैटेगरी है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। अब दोनों को थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इसी नॉन फाइनाइट के तीन बच्चे हैं, तीन पार्ट है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट। पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है मित्रों जिरांड, दूसरा जिरांड, और तीसरा क्या है? पार्टिसिपल। क्लियर? तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट, इन्फिनेटिव, जिरांड और पार्टिसिपल। चलिए, तो आज चर्चा किसकी होगी? इन्फिनेटिव की होगी, और यही इन्फिनेटिव की चर्चा आज मैं कर दे रहा हूँ। चलिए समझिए, इसको मिटा हम देते हैं। चार्ट आप देख लीजिए। वर्ब के दो पार्ट, हेल्पिंग मेन वर्ब, मेन वर्ब के दो पार्ट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट, इन्फिनेटिव, जिरांड और पार्टिसिपल। चलिए, अब इसकी चर्चा यही में पढ़ाना है हमको। इन्फिनेटिव आप इसकी हिंदी जानना चाहेंगे, होती क्या है? देखिए, इसकी अगर हिंदी जानना चाहेंगे तो इसका ऐसा नहीं है कि
इसका कोई लिटरल मीनिंग होता है, क्योंकि इन्फिनेटिव मेन वर्ब से बनती है तो इसकी थोड़ा सा हिंदी लंबी होती है। इसको हम कह सकते हैं जैसे मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ क्या बोलेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब प्रीफिक्स। देखिए हिंदी होगी, मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ उपसर्ग या मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ उपसर्ग। तो कुल मिला के मेन वर्ब से बनती है। जिसे देखिए गो है, गो मतलब क्या होता है, जाओ। गो का मतलब जाओ होता है, जाना नहीं होता है। लेकिन हम लोग तो गलत बोलते हैं, गो माने जाना होता है, रीड माने पढ़ना होता है। तो ग्रामर में थोड़ा सा फॉल्ट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शुद्ध रूप से ग्रामर में देखेंगे तो गो का मतलब जाना थोड़े होता है, गो का मतलब जाओ होता है। जाना कब होगा, जब इसमें टू लगाएंगे, टू गो मतलब जाना। ये सही हुआ आपका। जैसे जंप है, तो जंप का मतलब कूदो होता है, कूदना नहीं होता है। जब इसमें टू लगाएंगे तब हो जाएगा टू जंप मतलब कूदना। क्लियर। तो करेक्ट ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, जब तक आप टू नहीं लगाएंगे तब तक जो है ना का सेंस नहीं आएगा। क्लियर। तो बस बड़े आराम से याद कर लीजिए कि मेन वर्ब के पहले टू लगाओ और इन्फिनिटी बनाओ। याद हो गया। एक बार और याद करिए, मेन वर्ब के पहले टू लगाओ और इन्फिनिटी बनाओ और हिंदी में उसका अर्थ ना ने पाओ। चलिए, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया होगा। तो इन्फिनिटिव कैसे बनती है, मेन वर्ब के पहले टू लगाने से बनती है। अगर टू नहीं लगाएंगे मित्रों, अगर टू नहीं लगाएंगे मेन वर्ब के पहले तो इन्फिनिटिव नहीं बन पाएगी। जैसे अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका प्रयोग कैसे होता है। ये इन्फिनिटिव कई तरह से प्रयोग की जाती है, इसके कई फॉर्म्स हैं। वैसे इन्फिनिटिव जो है एक तरह से जो है कभी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का भी काम करती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इन्फिनिटिव जो है, यहाँ पर इन्फिनिटिव के और भी पार्ट हैं। देखिए कैसा, इसके फंक्शन हम दिखाते हैं, इसके कार्य दिखाते हैं। फंक्शन, फंक्शन मतलब कार्य। इसके कार्य क्या है, पहला हेडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब का मतलब कभी ए सब्जेक्ट का भी काम करती है। जिससे राम गोज टू मार्केट में राम सब्जेक्ट है, राम किल्ड रावण में राम सब्जेक्ट है, सीता राइट्स ए लेटर में सीता सब्जेक्ट है। मित्रों उसी तरह से जो है इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का भी काम करती है सेंटेंस के शुरू में आकर। कैसे, सब्जेक्ट टू ए वर्ब का मतलब क्रिया के कर्ता के रूप में। एक हिंदी हुआ क्रिया के कर्ता के रूप में, देखिए सब्जेक्ट के रूप में आएगी। जिसे कैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे जिसे आ गया कि झूठ बोलना पाप है। कैसे बनाएंगे, झूठ बोलना पाप है। इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले मेन वर्ब, यहाँ जो बोलना है ये होगा टू टेल। टू टेल होगा, पहले लिखेंगे बोलना की अंग्रेजी टू टेल, और तब लिखेंगे और लाई। ये फ्रेजल वर्ड है इसलिए लाई के पहले अ आ गया है। टू टेल और लाई इज सीन, और देखिए बन गया। मित्रों यहाँ जो टू टेल लाई हुआ क्या है, यहाँ ये सब्जेक्ट है और इज क्या है, यहाँ वर्ब है। सीन क्या है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। ऐसे बन गया आराम से। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ टू लगा है, बिना टू का नहीं होगा। इन्हें कि लिख दिए कि टेल एल आई इज सीन, गलत हो जाएगा। अगर आप लिख देंगे कि टेल लाई इज सीन मित्रों, तो ये गलत, ये सही होगा। देखिए बिना टू का नहीं बना सकते आप। टू टेल माने बोलना, लाई माने झूठ, झूठ बोलना, इज सीन, इज माने है, सीन माने पाप, झूठ बोलना पाप है।
तो बड़े आराम से देखिए, इसमें जो है सब्जेक्ट का काम कर रही है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा एक बार जोर से आप जान लीजिए कि मेन वर्ब के पहले टू लगाओ और इन्फिनिटिव बनाओ। ट्रांसलेशन में इसके बहुत से काम हैं, और भी एग्जाम्पल थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे रात में बाहर घूमना ठीक काम नहीं है, ठीक काम नहीं है। रात में बाहर घूमना ठीक काम नहीं है, कैसे बनाएंगे? देखिए फिर बड़े आराम से ये सिस्टम चलता है ट्रांसलेशन का, एस वी प्लस ओ सी, एस वी प्लस ओ सी, कर्ता क्रिया कर्म कॉम्प्लीमेंट पूरा। और रात में बाहर घूमना, तो ये लिखेंगे कि घूमना, ये पहले बनाएंगे कि रात में बाहर घूमना, ऐसे। तो घूमने की अंग्रेजी लिखेंगे टू वॉक, और रात में टू वॉक आउट, बाहर घूमना, कब? एट नाइट। ऐसे हो गया, टू वॉक आउट एट नाइट। और लिखेंगे इज नॉट अ गुड थिंग, इज नॉट, एक अच्छी चीज, इज नॉट गुड थिंग। टू वॉक आउट एट नाइट इज नॉट अ गुड थिंग, अ गुड थिंग हो जाएगा। टू वॉक आउट एट नाइट इज नॉट अ गुड थिंग। रात में बाहर घूमना ठीक काम नहीं है। क्या आपने देखा यहाँ पर लगा हुआ? देखिए ये जो टू आया है यही ना का सेंस दे रहा है। वॉक माने घूमना, तो जो घूमना आ रहा है तो ये ना का सेंस कौन दे रहा है? टू दे रहा है। अगर हम इसको बना दें खाली वॉक और पूरा उतार दें तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए ट्रांसलेशन में टू का बड़ा ही महत्व है। कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से समझ लीजिए। कहीं भी ना और नहीं आए तो आंख मूंद करके टू लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से लगा देंगे। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग होता है, कहीं कहीं मेन वर्ब के साथ जो है टू का प्रयोग नहीं होता है, उसको हम बेयर इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में भी आती है इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट हुए वर्ब, मतलब कर्म का भी काम करती है। किसका? क्रिया के कर्म के रूप में, क्रिया के कर्म के रूप में। आप कहेंगे कैसे? मैं नमूना आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे। मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, इसका होगा आई। अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट रूप में आएगा तो बीच में आएगी, वर्ब के बाद आएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्फिनिटी हम दिखाएंगे आपको। इसके पहले तो एग्जाम्पल दिए थे तो उसमें तो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, सॉरी वो सब्जेक्ट का काम कर रही थी, लेकिन आप ऑब्जेक्ट दिखाएंगे मैं। अब लिखेंगे इसका चाहना की अंग्रेजी, आई वांट, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ टीचर। ऐसे हो गया, पता चला? वेयर इज इन्फिनिटिव? इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव कहाँ है? कहिए, ये टू बी है। देखिए बी का मतलब, बी का मतलब हो का सेंस होता है, लेकिन ये जब टू लगेगा तब जाके हो जाएगा होना। बी तो ऐसे बोल देते हैं कि बी मने होना, लेकिन शुद्ध रूप से बी मने हो होता है। यहाँ जब तक ना टू लगाएंगे तभी ना का सेंस आएगा। टू बी मने होना, टू बी का मतलब होना। आई वांट टू बी
या होना का मतलब बनना। मैं चाहता हूँ, टू बी मैंने होना या बनना, और टीचर मैंने अध्यापक। मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। क्लियर? बड़े आराम से इसे बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग संगीत सुनने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। इस सेंटेंस में भी इन्फिनिटिव का काम लगेगा। इन्फिनिटिव याद कर लिए, वही टू वाली, मैंने मेन वर्ब के पहले टू लगाना, बस कुछ नहीं करना है। सब ट्रांसलेशन रहेगा, सब टेंस का ही नियम है, वॉइस का नियम है, हर जगह टेंस का नियम है। अंतर क्या है? इन्फिनिटिव का उसमें प्रयोग करना है। प्रयोग का मतलब वही टू लगाना है। मेन वर्ब को पहले जहाँ भी ना और नहीं आएगा आपको टू लगा देना है। जैसे हम लोग की अंग्रेजी क्या होगा अभी, फिर बोलेंगे आए हैं। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मित्रों। तो यहाँ हो जाएगा वी हैव कम, और यहाँ वी हैव हम आए हैं, वी हैव कम हो जाएगा। दो बन गया, एक और एक दो बन गया, कोई दिक्कत? जो ट्रांसलेशन का रूल है, वी हैव कम। जैसे पहले करता, फिर उसके बाद जो सहायक क्रिया भी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो वी हैव कम, हम आए हैं क्या करने के लिए? संगीत सुनने के लिए। अब ये बनाएंगे पहले, तो सुनने के लिए, तो टू हियर द सॉन्ग, चाहे हियर द म्यूजिक, ऐसे हो जाए। वी हैव कम, वी हैव कम टू हियर द सॉन्ग, वी हैव कम टू हियर द म्यूजिक। हम लोग संगीत सुनने के लिए आए हैं। अब देखिए यहाँ टू हियर आ गया। ये टू हियर क्या है? सुन धनने बराबर सुनने, सुन धन ने बराबर सुनने। तो ने के लिए कौन यहाँ काम कर रहा है? टू काम कर रही है। ध्यान रखिए, यदि आप यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे तो ना और ने का सेंस नहीं आएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब बोलेंगे कि वी हैव कम हियर द म्यूजिक, गलत हो जाएगा, ना का सेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब हो कि हम लोग संगीत हम लोग यहाँ संगीत सुन आए हैं, गलत हो जाएगा। तो सुनने की अंग्रेजी के लिए टू लगाना पड़ेगा। याद रख लीजिए मित्रों, टू लगाना है आपको। मेन वर्ब के पहले टू लगाओ, इन्फिनिटिव बनाओ, और हिंदी में अर्थ ना और ने पाओ। ना और ने मतलब वही नानी वाला नियम, नानी का नियम बस याद कर लीजिए कि भाई सर एक बार पढ़ाए थे नानी वाला नियम। तो नानी वाला नियम क्या है भाई? ट्रांसलेशन बड़ा काम है। तो नानी वाला कौन नियम? वही ना और ने को हम नानी कह देते हैं बड़े आराम से, ताकि आपको याद हो जाएगा। तो नानी वाला नियम सुनने, तो मेन वर्ब के पहले टू लगाओ, नानी को बुलाओ, बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल, जैसे तीसरा है, जैसे कभी कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आती है नाउन क्लास। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब के रूप में, पूरक के रूप में कैसे आती है? जैसे मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है, ये क्या होगा? मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है, ये हो जाएगा मेरी इच्छा की अंग्रेजी लिखिए माई डिजायर, हो गया माई डिजायर, मेरी इच्छा है। अब हो गया मेरी इच्छा है क्या बनने की? डॉक्टर बनने की। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? टू बिकम, या टू बी भी हो जाएगा, टू बी अ डॉक्टर बन गया। बिकम मने भी होना होता है और बी मने होना होता है, लेकिन बहुत से बच्चे उस चीज़ को नहीं जानते हैं। बिकम का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई चीज़ एक पद से, या कोई व्यक्ति है वह एक पद से दूसरे पद को संभाल रहा है, तो वहाँ बिकम हो जाता है। जैसे वो राजा बन गया, पहले राजा नहीं था, ही बिकेम किंग। वह प्रधानमंत्री बन गया, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। हो सकता है प्रधानमंत्री पहले ना रहा हो, MP रहा हो। वह धनी हो गया, हो सकता है पहले गरीब रहा हो, धनी हो गया, ही बिकेम रिच। तो जब व्यक्ति के पद में, उसके स्थिति में जब परिवर्तन आता है,
तो मित्रों वहाँ पर बिकम होता है। जैसे बी है तो बी माने भी होना और बिकम माने भी होना, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बिकम का मतलब होना, लेकिन स्थिति दिखाता है, स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन दिखाता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि बी माने होना और बिकम माने होना अंतर क्या है। तो बिकम स्थिति परिवर्तन होता है और बी माने होना सामान्य अर्थ में हो जाता है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं मास्टर बनना चाहता हूँ, मैं जो है मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, वहाँ बी का प्रयोग होगा। चलिए ये हो गया। एक और है, उसकी इच्छा दिल्ली जाने की है। इसका क्या होगा? उसकी इच्छा दिल्ली जाने की है, ये क्या होगा? बस उसकी इच्छा की अंग्रेजी लगाइए हिज डिजायर, ये हो जाएगा, चाहे ड्रीम भी हो जाएगा, या सपना, या उसकी इच्छा इस है क्या करने की? टू गो टू दिल्ली। बन गया। इसमें नानी कहाँ है दिखाइए आप लोग, उसमें कहाँ है नानी? तो नानी का मतलब है इन्फिनिटी। यहाँ देखिए, यहाँ टू लगा है, देख लिया कि नहीं नानी को? देखिए टू लगा है, ये टू गो है। टू गो क्या है? इन्फिनिटी है। बड़े आराम से हो गया ऐसे। इन्फिनिटी के कई प्रयोग हैं, जैसे एक और दिखा देते हैं। ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन भी होता है, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। कभी कभी जो है प्रीपोजिशन के बाद भी आ जाती है, कभी कभी प्रीपोजिशन के बाद भी आ जाती है। माने प्रीपोजिशन के बाद, जैसे मान लीजिए टू है, टू के बाद आ गई, जैसे आप है, आप के बाद आ गई, ये हो जाता है। मैं आपको नमूना दिखा रहा हूँ कैसे। जैसे प्रीपोजिशन तो जानते ही होंगे, जैसे आन है, इन है, आप है, विथ है, बाई, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। कभी कभी नानी टू के बाद आ जाएगी, इन के बाद आ जाती है, आप के बाद आ जाती है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ट्रेन आने वाली है, आने वाली है, क्या होगा ट्रांसलेशन? द ट्रेन इज अबाउट टू कम। देखिए यहाँ भी होगी, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। तो अबाउट टू तो हमेशा लेता ही है, लेकिन ये टू दोनों में काम कर रहा है। देखिए टू आ गया यहाँ पर, इसके लिए भी काम कर रहा है। तो अबाउट टू तो जनरली प्रयोग होता है, लेकिन टू दोनों के लिए काम कर रहा है। देखिए यहाँ टू आकर इसको भी काम कर रहा है, तो इसके साथ वैसे अबाउट टू तो लेता ही है। ट्रेन आने वाली है, आने, तो आने की अंग्रेजी टू कम हो गया। जैसे बड़े आराम से ऐसे हो गया। चलिए, और भी बड़े आराम से समझ में आपको आ गया होगा। इन्फिनिटिव कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। इन्फिनिटिव इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है, इन्फिनिटिव इज ए रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट इज यूज्ड मोस्टली टू मेक ट्रांसलेशन बनाने में इसका बड़ा प्रयोग होता है। कहीं भी मोस्टली समझिए कि अगर कोई ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, कहीं ना कहीं इसका जो है जरूर 10% काम लगेगा। 10% से कम काम नहीं है, 10-20% हमेशा काम लगता है इन्फिनिटिव का। तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बना लेंगे। तो बस यही है, कुछ नहीं करना है इन्फिनिटिव के लिए। मेन वर्ब के पहले यही सूत्र है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जो है टू लगाइए, इन्फिनिटिव बनाइए। जैसे टू गो है, इसका मतलब जाना हो गया, बड़े आराम से हो गया। जैसे टू रीड है, इसका मतलब पढ़ना हो गया। मैं आपको शुरू में भी दिखा दिया और लास्ट में भी थोड़ा झलक दे दिया। ऐसे बनाएंगे, और जहाँ भी बनाएंगे तो इसका अर्थ ना और में से आएगा। पढ़ना, पढ़ने, जाना, जाने, लेकिन नहीं आ रहा है हमेशा। तो क्लियर हो गया होगा। बस नानी वाला नियम याद रख लीजिए, मेन वर्ब के पहले टू लगाओ, मेन वर्ब के पहले टू लगाओ, इन्फिनिटिव बनाओ, और ना और ने पाओ, मतलब वही नानी को बुलाओ। तो क्लियर हो गया होगा। अभी इतना रहने देते हैं। थैंक यू।